6 सितंबर 2017 सूरज से आए हुए तूफान ने फ्लोरिडा में मौजूद 270 लोगों की जान ले ली। मगर ये हुआ कैसे? 2017 में फ्लोरिडा में एक भयानक सुनामी आई थी, जिसमें लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया। अब सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन अचानक से फ्लोरिडा के सभी रेडियो सिग्नल्स ने ही पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। अब प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम काम न करने के चलते रेस्क्यू टीम लगभग 270 लोगों की जान नहीं बचा सके, और इसके पीछे जिम्मेदार था सूरज से आती हुई सोलर विंड्स। अब यू मे नॉट बिलीव, बट सोलर विंड्स का धरती से टकराना काफी कॉमन है, बट हमें आज तक इसका एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें हर दिन 24 घंटे इससे बचाता आ रहा है। अब एक महीने पहले की बात है, 9 जून को पूरा मेक्सिको और अमेरिका के साउदर्न रीजन में फिर से सोलर स्टॉर्म का हमला हुआ, जिससे पूरे एरिया में रेडियो ब्लैकआउट्स देखने मिला। अभी जो सन है वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या ये सूरज एक दिन हमारे विनाश का कारण बनेगा? अब सूरज है तो एक सितारा ही, जिसका जन्म आज से लाखों करोड़ साल पहले हुआ था, और जिसका जन्म होता है उसका मरना भी तय है। ये करीब 450 करोड़ से भी ज्यादा सालों से हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट सेंटर बना हुआ है। सूरज को उसकी एनर्जी उसके कोर में हो रहे न्यूक्लियर फिजन से मिलती है, और ये हर सेकंड लगभग 66 करोड़ टन ऑफ हाइड्रोजन को बर्न कर रहा है। जिस तरह हम इंसान का लाइफ स्पैन होता है, ठीक उसी तरह सूरज का भी लाइफ स्पैन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज अपनी इसी स्टेलर लाइफ स्पैन के दौरान अपने फ्यूल सोर्सेज का लगभग आधा हिस्सा बर्न कर चुका है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारे सूरज के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 500 करोड़ सालों का ही ईंधन बचा है। तो चलिए देखते हैं सूरज के खत्म होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अपने अंदर हाइड्रोजन को जलाते हुए हमारा सूरज हर 100 करोड़ सालों में 10% ब्राइटर होता जा रहा है, और इसके चलते सूरज के अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होता है वो इसके आउटर लेयर को पुश करता है, जिसके चलते साइंटिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले सालों में हमारा सूरज साइज में बड़ा होकर एक रेड जायंट में तब्दील हो सकता है। अगर हम आज से 200 करोड़ साल बाद की बात करें तो ये धरती के लिए अच्छा समय बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तब धरती पर जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इस समय सूरज की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उससे हमारी धरती को खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते हमारे समुद्र में मौजूद पानी उबलना शुरू करेगा। सूरज के इस तरह बड़े होने के चलते हीट और रेडिएशन के कारण हमारे सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन धरती से पूरी तरह शिफ्ट होकर मार्स पर चला जाएगा। धीरे धीरे सूरज का एक्सपैंड होने के चलते मर्क्यूरी राख में बदल जाएगा, और साथ ही वीनस का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक वैसे वैसे मर्क्यूरी और वीनस को भी अपने अंदर निगल लेगा। अब हमारी धरती की बात करें तो इसकी हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज के एक्सपेंशन रेंज में आते ही ये भी जल जाएगा, और धीरे धीरे इसका साइज कम होकर एक हॉट आयरन कोर में बदल जाएगा। धरती के खत्म होने के साथ साथ हमारा नया घर माने जाने वाले मार्स पर भी रहने लायक वातावरण नहीं बचेगा, जिसके बाद हम इंसानों को अपना वजूद बनाए रखने के लिए कोई दूसरे प्लेनेट को खोजना होगा। सूरज का इस तरह से एक रेड जायंट में तब्दील होना उसके एवोल्यूशन का ही एक नेचुरल पार्ट है, पर फिलहाल अगले 200 करोड़ सालों तक सूरज कहीं से भी एक रेड जायंट नहीं बनने वाला। खैर, भले ही ये खतरा अगले 200 करोड़ सालों तक ना हो, मगर फिर भी हमारे लिए इस तरह के खतरों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हमेशा से ही अपने प्लेनेट और अपने स्पीसीज के भविष्य के बारे में सोचते आए हैं। वैसे सूरज सिर्फ एक रेड जायंट से ही खत्म होगा ऐसा नहीं है। कुछ पॉसिबिलिटीज के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर सूरज का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब सूरज रेड जायंट बनने की जगह कोल्ड हो जाएगा, यानी सूरज धीरे धीरे बुझना शुरू करेगा और ये एक व्हाइट डॉर्फ या ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा अगर सूरज अचानक से ठंडा होकर एक डॉर्फ स्टार बन जाए? सूरज की इस एवोल्यूशन से आसमान अचानक से ब्लैक हो जाएगा, जिसके साथ ही धरती पर हर तरफ डार्कनेस फैल जाएगी, और जो हमारा चांद होगा वो भी हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सनलाइट के ना होने से चांद पर लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसी वजह से धरती पर जगह जगह कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई भी ठप पड़ जाएगी, और देखते ही देखते धरती का टेम्परेचर भी कई डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे धरती की सरफेस तो धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी, मगर मोल्टेन कोर की वजह से इसका इनर पार्ट तब भी गर्म बना रहेगा। इस घटना के 1 साल बाद धरती की सरफेस और ओशंस आइस की एक थिक लेयर से ढक जाएगी, और प्रोफेसर डेविड स्टीवेंसन की माने तो इस दौरान धरती का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। सूरज ठंडा होने के बाद ये धीरे धीरे अपने ग्रेविटेशनल पुल को खोना शुरू करेगा, और इस ग्रेविटी लॉस का असर सोलर सिस्टम पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी के बिना प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, जिसके बाद या तो प्लैनेट डीप स्पेस में खो जाएगा या फिर एक दूसरे से टकरा जाएगा।
खैर जो भी हो, पर फिलहाल नियर फ्यूचर में तो सूरज के ठंडे होने का चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि सूरज का एनर्जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। रिसर्चर्स की माने तो सूरज का फ्यूल खत्म होने में अभी करोड़ों सालों का समय है, जिसका मतलब ये है कि अभी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से सेफ है। ऐसा नहीं है कि सूरज सिर्फ रेड जायंट या कूल डाउन होके ही खत्म हो, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी कहती है कि शायद सूरज का खात्मा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ हो। हमारा सूरज अगले 500 करोड़ सालों में अपने फ्यूल की कमी की वजह से खत्म हो जाएगा। खत्म होने की इस प्रोसेस में पहले तो ये साइज में बढ़ते हुए एक रेड जायंट में तब्दील होगा और फिर एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा जो अगले करोड़ों सालों तक ठंडा होगा। ये बात सच है कि हम इंसान उस समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर इमेजिन किया जाए कि हम इंसान किसी तरह ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन देख पाए तो असल में ये कैसा दिखेगा। हालांकि मैं और आप जिंदा होने के बावजूद भी इस एक्सप्लोजन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी रोशनी को भी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। और ऐसे में अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तब इससे पहले कि हम उसे देख पाए तब तक धरती पर हमारी मौत हो चुकी होगी। असल में सुपरनोवा में रेडिएशन का पावरफुल ब्लास्ट होता है जो थोड़े ही समय में स्पेस में स्प्रेड हो जाती है। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि इसके 50 लाइट ईयर्स के रेडियस में आने वाली हर चीज देखते ही देखते राख बन जाती है। अगर हम इस दायरे को अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि सूरज के सुपरनोवा होने से हमारा पूरा सोलर सिस्टम पल भर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 लाइट ईयर्स तक वाइड है। इस पावर का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरनोवा की शुरुआत में ही जो भयंकर शॉक वेव्स क्रिएट होगी उससे धरती का एटमॉस्फेयर और ओशन समेत सब कुछ तबाह हो जाएगा। और अगर इस दौरान कोई भी क्रीचर जिंदा बचा तब सुपरनोवा से निकली यूवी और गैमा रेडिएशन धरती पर फैल जाएगी और ये ओजोन लेयर को तबाह कर देगी, जिससे धरती पर हर तरफ नाइट्रस ऑक्साइड स्मॉग का फॉर्मेशन होगा। मगर हमें ऐसी किसी कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सूरज का सुपरनोवा होना पॉसिबल नहीं। दरअसल सुपरनोवा तभी होता है जब बड़े बड़े स्टार्स एक कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स में जाकर स्पेस में भयंकर एनर्जी को रिलीज करने के साथ अपनी आउटर लेयर्स को इजेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने सूरज को देखें तो असल में ये इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कोई सुपरनोवा जैसा कुछ हो सकता है। भले ही सूरज सुपरनोवा ना हो, पर क्या होगा अगर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। वेल, ब्लैक होल्स को लेकर ये मिसकंसेप्शन बन चुका है कि ये स्पेस का वैक्यूम क्लीनर है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेता है, जबकि ये सच नहीं। क्योंकि अगर कोई ब्लैक होल हमारे सूरज के बराबर के मास वाला हुआ तब उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बिल्कुल हमारे सूरज से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, जिसका मतलब है कि सूरज के ब्लैक होल बनने पर हमें कोई दूसरी दिक्कत नहीं होगी, बस हम बुरी तरह से जम जाएंगे। इसके अलावा सूरज के ब्लैक होल बनने से प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि जब भी हम कभी आसमान में देखेंगे तब हमें वहाँ पर हर वक्त एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से इन प्लैनेट्स की लाइट भी स्ट्रेच आउट हो जाएगी, जिसके बाद कोर के करीब वाले प्लैनेट्स रेड बन जाएंगे और दूर वाले प्लैनेट्स का कलर ब्लू हो जाएगा। मगर रियलिटी में सूरज का ब्लैक होल होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लैक होल के निर्माण के लिए एक बड़े ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल कोलैप्स से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारा मास और डेंसिटी की जरूरत होती है। और हमारे सूरज के पास इतना मास नहीं है कि इस प्रोसेस को पूरा कर सके। अगर उसने ग्रेविटेशनल कोलैप्स करने के लिए कहीं से मास एक्वायर करके खुद को एक ब्लैक होल बना भी लिया तब भी उससे तुरंत कुछ नहीं होगा। मतलब ना तो वो गायब होगा और ना ही वो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को निगल लेगा। अब कारण चाहे जो भी हो, पर यह बात पूरी तरह सच है कि जब तक सूरज खत्म होगा तब तक हम इंसान या तो मर चुके होंगे या फिर हम हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ चुके होंगे। और अगर किसी तरह हम यहाँ से निकल जाए तो तब तक हम इतने एडवांस बन जाएंगे कि तब हमारे लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसके चलते हम सूरज के खत्म होने से पहले कोई दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ लेंगे। साल 2022 में अनाउंस किया गया कि सूरज से 750 गुना बड़ा बीटलजूस सितारा सुपरनोवा धमाके से खत्म होने वाला है और इस धमाके को हम धरती पर बैठे साफ साफ देख सकते हैं। अब 2023 का लगभग 4 महीना बीत चुका है, लेकिन अब भी बीटलजूस में हमें कोई एक्सप्लोजन देखने नहीं मिला। अब बीटलजूस कोई ऑर्डिनरी स्टार नहीं जो कभी साइज में बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। कैलकुलेशंस के अनुसार देखे तो ये रेड सुपर जायंट हर 10,000 सालों में हमारे सूरज का इक्वल मास खो देता है। अपने आकार के साथ साथ ये सितारा एक से ज्यादा बार अपनी कलर चेंज कर चुका है। दरअसल 2022 में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि बीटलजूस पिछले 2000 सालों में येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड में तब्दील हुआ है और अब ये येलो सुपर जायंट फेस में वापस जाने की तैयारी कर रहा है। और इसी बात को लेकर साइंटिस्टों में सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ऐसे में ये एक ब्लू सुपर जायंट बनकर एक्सप्लोड कर सकता है और ये धमाका कहीं हमारी धरती को खत्म न कर दे। साल 2019 में बीटलजूस में कुछ ऐसा हो रहा था
जिसे देख साइंटिस्टों को लगा कि कोई एलियन सिविलाइजेशन इस सितारे से एनर्जी को बाहर खींच रहा है। लेकिन ऐसा कि हबल टेलीस्कोप और दूसरी ऑब्जर्वेटरी से पता चला है कि बीटलजूस पर एक ऐसा एक्सप्लोजन हो रहा है जिसमें इसका कुछ लाख किलोमीटर का एरिया ही ब्लास्ट कर रहा है। दरअसल बीटलजूस सितारे पर हाइड्रोजन पहले से ही खत्म हो चुका है, साथ ही इस पर मौजूद हीलियम भी जल्द ही खत्म होने वाली है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बीटलजूस आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। अब बीटलजूस बचे या ना बचे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका एक्सप्लोजन क्या हमारी धरती के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि उससे हमें फर्क जरूर पड़ता है। वेल, एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार बीटलजूस का एक्सप्लोजन वाकई में एक बहुत ही बड़ी तबाही होगी, क्योंकि इस धमाके से लगभग 100 करोड़ सूरज की जितनी एनर्जी जनरेट होगी, जो गैमा रेज के एक ऐसी स्ट्रीम को क्रिएट करेगा जिसके चलते इसके सामने आने वाला हर एक प्लेनेट नष्ट हो जाएगा। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो धरती पर इस तरह की ट्रेजेडी आज से करीब 45 करोड़ साल पहले हुई थी, और इसी की वजह से धरती ने अपनी हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट यानी कि ऑर्डोविशियन सुलिडियन एक्सटिंक्शन को नोटिस किया था, जिसमें न सिर्फ धरती की आधी ओजोन लेयर तबाह हो गई थी बल्कि 85% लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो गए थे। ऐसी घटना अगर फिर से घटी तो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के रहते हुए भी अंजाम फिर से वही होने वाला है, यानी कि मौत, क्योंकि गैमा रे स्ट्रीम लाइट से भी ज्यादा स्पीड रखती है और इसके पास गजब की डिस्ट्रक्टिव पावर है, जिसको रोक पाना आज के मॉडर्न साइंस की बस की बात नहीं है। इसी तरह का एक एक्सप्लोजन अक्टूबर 2022 में भी नोटिस किया गया था, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने GRB 221009 नाम दिया था, जो कि अब तक रिकॉर्ड की गई एक्सप्लोजन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। खैर, इससे धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये धरती से करीब 240 करोड़ लाइट ईयर दूर था। मगर सितंबर 2022 में रिकॉर्ड हुए सुपरनोवा SNR 0519 हमारी धरती के काफी करीब 1,60,000 लाइट ईयर दूर हुआ था, और वो भी आज नहीं बल्कि आज से 670 साल पहले, जिसका गैमा रे बर्स्ट करीब 9 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसकी इमेजेस भी सामने आई है। हालांकि इन सुपरनोवास के बारे में जानने के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी सुपरनोवा हमारे लिए तब तक खतरनाक है जब तक वो 50 लाइट ईयर्स के अंदर है, और जब बात बीटलजूस की आती है तब वो हमसे लगभग 530 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जो साबित करता है कि इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में हुआ सुपरनोवा एक्सप्लोजन भविष्य में हम धरतीवासियों के लिए कोई खतरा बन सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।